हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। देखिए, इसके पिछली वीडियो में हमने दो चीज़ों पर डिस्कस किया था। एक टॉपिक क्लियर किया था, टॉपिक था बीमाएँ। ठीक है, हमको बीमाएँ हमने निकाला था। आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्लियर कर रखा है कि अगर आपसे पूछ दे कि आवेग की बीमा क्या होगी, फिर संवेग की बीमा क्या होगी, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर क्या कर रखे हैं, कवर कर रखे हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ पर इसको वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आवेग से। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है और देखेंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें होंगी, सभी चीज़ें पर हम डिस्कस करेंगे। और फिर यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनने के चांसेस बहुत होते हैं। सबसे ज़्यादा चांस किस में होते हैं दोस्तों, जो आपके गत के तीन इक्वेशन होते हैं, शायद आपको याद हो, तो उन तीनों इक्वेशन से, जैसे जो गत का पहला इक्वेशन क्या है, v बराबर यू प्लस ए टी है। दूसरा इक्वेशन क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। और तीसरा इक्वेशन क्या है आपका, तो ये आपका है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा इक्वेशन है। तो इस तीनों इक्वेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं कि कैसे इसको हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि गति क्या है। ठीक है, गति होता क्या है। गत किसको हम कहेंगे, कोई वस्तु गतिशील है, किसको हम कहेंगे कोई वस्तु विरामावस्था में है। देखिए मतलब दो तरह की वस्तुएं हो सकते हैं, या तो गतिशील होंगे या तो विरामावस्था में होंगे। अब गति किसको हम कहेंगे कि वो गतिशील है यानी गति अवस्था में, और किसको कहेंगे विरामावस्था में। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक कठिनाई हो जाती है कि हम जान नहीं पाते हैं कि कौन सा वस्तु गतिशील है और कौन वस्तु विरामावस्था में। सबसे पहले आप क्या समझिए, अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि उस वस्तु में, है ना, उस वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ कोई चेंजिंग हो रहा होगा। अगर समय के साथ साथ कोई चेंजिंग हो रहा है तब हम कहेंगे वस्तु गति की अवस्था में। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति ए है और ए किसी स्थान पर है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पी है, ऐसे कहते हैं, कोई व्यक्ति जो है पी है, और आपने देखा कि ये व्यक्ति पी जो है ए ही, मतलब ए स्थान पर है। आपने अभी देखा, फिर दो घंटे बाद आप देख रहे हैं तो वो व्यक्ति भी कहाँ पर है, वो 2 घंटे बाद भी वो व्यक्ति कहाँ पर है, ए पर ही है। फिर ऐसे आपने 3 घंटे बाद देखा, 4 घंटे बाद देखा, तो आपने क्या देखा कि जो व्यक्ति पी है वो स्थान ए पर ही है। मतलब आप देख रहे हैं समय बदलता गया लेकिन उस व्यक्ति के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। सपोज करिए कि आप आपके चौराहे पर कोई दुकान है, आप डेली देखते हैं कि मतलब जो दुकान है वो वहीं पर है, वहाँ से कहीं नहीं गया। तो इसका अर्थ हुआ कि उस जो दुकान में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है समय के साथ साथ, तो हम कहेंगे कि वस्तु किस अवस्था में है, विरामावस्था में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। तो सिंपल सी बात, इसके डिफिनेशन की आप बात करेंगे तो अगर किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि वह वस्तु विरामावस्था में है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ये पहले यहाँ पर था इस पॉइंट पे, फिर कुछ टाइम बाद जो ए व्यक्ति आ गया इस पॉइंट पे, फिर कुछ टाइम बाद व्यक्ति आ गया इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अब आप इसको क्या कहेंगे, मतलब इसको आप ये कह सकते हैं कि ये वस्तु गति कर रहा है, यानी समय के साथ साथ इसमें चेंजिंग हो रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये वस्तु गति की अवस्था में है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कोई वस्तु गति की अवस्था में कब होता है, तो जब वह समय के साथ साथ वस्तु क्या कर उस वस्तु के मतलब स्थान में या वस्तु की स्थिति में क्या हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो, तो अब हम कह सकते हैं कि वस्तु एक गति की, मतलब गति की अवस्था में। जैसे अब यहाँ पर देखिए, पहले वस्तु ए यहाँ था, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ चला गया और फिर कुछ टाइम बाद यहाँ चला गया। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके स्थिति में क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। ठीक है, अब दिक्कत ये है दोस्तों कि कभी कभी हमको लगता है कि जो वस्तु गति कर रहा होता है रियल में वो गति नहीं कर रहा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो वस्तु गति कर रहा होता है और फिर भी हमको लगता है कि वह गति नहीं कर रहा है। तो गति जो है एक सापेक्ष है। ठीक है, सापेक्ष। आप ये किसके सापेक्ष इसकी तुलना कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा आप किसके सापेक्ष इसकी तुलना कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी के सापेक्ष तुलना कर रहे हो तो उसके सापेक्ष वस्तु गति की अवस्था में ना हो, लेकिन किसी दूसरे के सापेक्ष अगर आप तुलना करें तो वस्तु गति की अवस्था में आ जाएगा।
जैसे अब दो चीज़ समझिए, आपने क्या समझ लिया, गति समझ लिया। गति क्या होता है, अगर गति अवस्था से क्या समझते हैं, तो अगर कोई वस्तु समय के साथ साथ क्या हो, गति अवस्था, समय के साथ साथ उसमें क्या हो भाई, परिवर्तन हो, तो हम कहेंगे इसको वस्तु गति की अवस्था में है। विरामावस्था में अगर वस्तु के में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम ये कहेंगे कि वस्तु जो है विरामावस्था में है। ठीक है, दो दो चीज़ें हो गई, गति अवस्था और विरामावस्था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि समय के साथ साथ अगर परिवर्तन हो रहा है तो गति अवस्था कहलाएगा, अगर समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो विरामावस्था में कहलाएगा। अब देखिए हम कंपेयर किससे करते हैं। सपोज करिए कि आपका कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ये आपका बस है। आपको पता है कि यहाँ पर एक सीट लगी हुई है और एक सीट यहाँ पर हो गई और एक सीट आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये बस क्या हो रही है, जा रही है कुछ इस तरह से। ठीक है, बस क्या हो रही है भाई, बस जो है इस तरह से जा रही है। अब देखिए, समझिए बात को। जैसे अगर ये वाला जो व्यक्ति है भाई, आप यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, इस सीट पर कोई व्यक्ति बैठा है ए, और इस सीट पर कोई व्यक्ति बैठा है बी। इस सीट पर ए और बी, बस क्या है, इधर से इधर जा रही है, और यहाँ पर कोई और व्यक्ति हम कह देते हैं, यहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति है जो एक बस स्टैंड पे खड़ा है। अब देखिए बात समझिएगा। अब यहाँ पर समझने की वाली बात ये हो गई कि जो ए व्यक्ति है, ए वाला, ये क्या देखेगा कि ये जो दोनों लोग हैं भाई, ठीक है, ये जो दोनों लोग हैं, ये यानी ये पूरा बस ही क्या कर रहा है, गति कर रहा है, यानी बस इधर जा रहा है। ए वाला व्यक्ति देखेगा, यानी ए वाला व्यक्ति समझेगा कि जो क्या है, देखिए ए वाला व्यक्ति ये समझेगा भाई, ओ अरे यार, हाँ देखिए, अब ये वाला व्यक्ति ये समझेगा कि ये बी भी गति कर रहा है और ये आपका जो ए है, ये दोनों गति कर रहे हैं। लेकिन इसकी सापेक्ष तो क्या दिखाई दे रहा है कि जो पूरा बस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। लेकिन आप थोड़ा गौर समझिएगा, अगर आप कभी बस पे ट्रेवल किए हो तो आप क्या दिखते हैं कि अगर यहाँ पर कोई प्लेटफार्म पे खड़ा व्यक्ति है तो आपको ऐसे लगता है कि हम रुके हुए हैं और ये जो पीछे की तरफ बहुत तेज़ी से पेड़ पौधे जो भी चीज़ें हैं बहुत तरफ से पीछे तरफ से जा रहे हैं। क्या रियल में ऐसा होता है? रियल में ऐसा नहीं होता कि पेड़ पौधे कभी गति करते नहीं है, तो आपको आभास ऐसा होता है कि पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से पीछे तरफ जा रहे हैं, तो पेड़ पौधे गति नहीं करते, तो कभी कभी हमको ये भ्रम हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, तो यहाँ पर आपने क्या समझा, यहाँ पर आपने समझा कि इस वाले व्यक्ति के सापेक्ष, इस वाले व्यक्ति के सापेक्ष ए बी भी गति कर रहा है और ए भी गति कर रहा है, यानी दोनों क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर कि इस दोनों के सापेक्ष, ये दोनों अगर आपस में कंपेयर करें तो क्या देख रहे हैं भाई, आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या दोनों गति कर रहे हैं, ये दोनों गति कर रहे हैं, तो ये दोनों गति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने पीछे ही आपको बताया गति का डिफिनेशन क्या है। अगर कोई वस्तु क्या कर रहा है, समय के साथ साथ उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहे हैं तो वस्तु गति में करेगा। देखिए समय के साथ साथ ये बस इसके आगे निकल जाएगा, तो ये जो है इसको लगेगा कि आगे जा रहा है तो ये गति कर रहा है, लेकिन इस समय के साथ साथ ये दोनों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ये क्या होगा आपका कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं, ये दोनों अपने, अगर हम कहें कि बी के सापेक्ष ए गति कर रहा है तो कहेंगे नहीं, ए के सापेक्ष बी गति कर रहा है नहीं, इस आदमी के सापेक्ष, मान लीजिए इस आदमी का नाम सी है तो सी के सापेक्ष बी गति कर रहा है, हाँ, सी के सापेक्ष ए गति कर रहा है तो बिल्कुल हाँ, सी के सापेक्ष ए बस गति कर रहा है तो हाँ। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। तो गति जो है ये क्या है, एक सापेक्ष होता है। आप किसके सापेक्ष तुलना कर रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा कि वह विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गति दो तरह के हो सकते हैं, या तो असमान गति हो सकते हैं, असमान गति हो सकते हैं, या आपके समान गति हो सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए अगर हम कहें कुछ इस तरह से आपको समझाएं कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक जाने में
1 2 3 बार 3 जगह रुकता है। देखिए ध्यान से समझिए बात को। अगर हम कहें कि व्यक्ति एक 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक चला और यहाँ से दूरी कितना है, 2 है। कितना है भाई, 2। अगले 1 मिनट में फिर 2 चला, फिर अगले 1 मिनट में फिर 2 चला। यानी समान समय में अगर कोई व्यक्ति समान दूरी तय कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह जो व्यक्ति है समान गति से चल रहा है। यानी उसकी जो गति है वो क्या है, समान है। लेकिन असमान में क्या होगा, तो असमान में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। सपोज करिए कि ये आपका व्यक्ति है कोई, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। अब देखिए 1 सेकेंड में यहाँ 2 चला मान लीजिए, अगले 1 सेकेंड में 3 चल दिया, फिर अगले 1 सेकेंड में 4 चल दिया। 3 चीज़ें हो गई। यानी इसका अर्थ ये होगा कि ये समान समय में, यानी एक ही सेकेंड में यहाँ पर 2 चला हुआ है, यहाँ पर 3 चला हुआ है, यहाँ पर 4 चला हुआ है। मतलब इस समान समय में असमान दूरी तय करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यह कौन सी गति कर रही है भाई, यह एक असमान गति कर रही है। ठीक है, ये क्या है, असमान गति कर रही है। तब देखिए अगर बात करें जो ग्रह होते हैं, वो जो ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ये जो हैं कौन सी गति कर रहे होते हैं, तो यह जो है समान गति कर रहे होते हैं। यानी जो ग्रह हैं ये सूर्य का परिक्रमा समान गति से लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, समान और असमान गति। ठीक है, चलिए यहाँ तक छोड़िए चीज़ें। अब चीज़ें यहाँ पर थोड़ा और अच्छी हो जाती हैं। जैसे अब आपसे 2 चीज़ें पूछेगा, कोई वस्तु अगर गति कर रहा है तो वह दूरी भी, मतलब गति कर रहा है मतलब कुछ रास्ता तो चलेगा ना। तो दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है, यहाँ पर आप समझना है। दूरी और विस्थापन, अगर आप बात करेंगे दूरी की, दूरी और विस्थापन, तो दूरी की अगर हम आप बात करें तो दूरी किसे कहेंगे। देखिए कोई वस्तु है, जैसे आप अपने घर से मान लीजिए स्कूल के लिए जाते हैं, तो स्कूल के लिए गए 4 किमी, तो आपके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई भाई, 4 किमी हो गई। यहाँ से स्कूल गए और फिर स्कूल पे आपने पढ़ाई किया, तो आपके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई, 4 किमी हो गई। मतलब अगर कोई वस्तु है वह जितना रास्ता तय कर लेता है वही क्या होती है, उसकी दूरी कहलाती है। जैसे आप कितना हो, तो मतलब जितना चलेंगे वो क्या हो जाएगा, आपकी दूरी बन जाएगी। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो बाइक में अगर मीटर चलता है तो जितना आप चलते हैं वह उतना किलोमीटर बढ़ जाता है, तो वो उसके द्वारा तय की गई दूरी तय हो गई। समझ में? तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कह देते हैं। और याद रखिएगा दूरी एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपसे दिशा के बारे में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो दूरी क्या है भाई, दूरी एक अदिश राशि है। जबकि अगर विस्थापन की हम बात करें तो विस्थापन क्या है, इसको समझिएगा। विस्थापन जो है ये आपके चले गए रास्ते की लंबाई पर निर्भर करती है। अब इसको अच्छी तरह से समझिएगा बात। जैसे आप विस्थापन की बात करें तो विस्थापन किसे कहेंगे, तो देखिए विस्थापन किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम, मतलब वस्तु पहले कहाँ था और बाद में कहाँ था, इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। किसी कोई वस्तु पहले कहाँ है और फिर बाद में कहाँ था, इसके बीच की जो दूरी हो गई उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। और विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, हम दूरी और विस्थापन को आप अच्छी तरह समझाते हैं। सपोज करिए कि ये आपका घर है, ये आपका घर है और इस घर से स्कूल जाने के लिए आपके पास यहाँ पर क्या है, आपका स्कूल है, यहाँ पर आपका स्कूल है। तो इस घर से स्कूल जाने के लिए आपके पास मान लीजिए कुछ इस तरह से रास्ते हैं और एक सीधी रास्ता यहाँ से यहाँ तक है। अगर मान लीजिए हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है और फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी 4 है और टोटल दूरी कितनी है, 3 है, और ये दूरी आपका हो जाएगा 5 मान लीजिए, और ये दूरी हो गया आपका मान लीजिए 1। ठीक है, ये दूरी हो गया 1। अब यहाँ पर गौर से समझिएगा दूरी और विस्थापन में, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ये आपका घर और ये आपका स्कूल। तो घर से स्कूल जाने के लिए आपके पास 3 रास्ते। या तो आप क्या करिए, आप एक काम करिए कि इस रास्ते से आइए और ऐसे स्कूल पहुंच जाइए, या आप इस रास्ते से, या आप क्या करिए भाई, या आप इस रास्ते से निकल जाइए सीधे पहुंच जाइए, या आप चाहें तो इस रास्ते से होते हुए फिर स्कूल पहुंच जाइए। लेकिन आप यहाँ पर गौर करिएगा कि जब आप इन तीनों रास्ते से निकले होंगे तो पहुंच तो रहे सीधे, स्कूल ही पहुंच रहे हैं।
तो अब हमको यहाँ समझना क्या है कि अगर हम आपसे पूछे कि आपके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, अगर आप इस रास्ते को पकड़ कर जा रहे हैं इस रास्ते को, तो आपने कितना दूरी तय किया होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ आपने 2 तय कर लिया और यहाँ 4 तय कर लिया, मतलब स्कूल जाने में आपने 4 दूरी तय कर लिया। इसका अर्थ ये हुआ, अब समझिए, इस रास्ते गए तो टोटल आपने 6 दूरी तय कर ली। कितनी? 6 दूरी। आपने अगर इस रास्ते को पकड़ा तो 3 दूरी तय किया, अगर आपने इस रास्ते को पकड़ा तो भी 5, इसको 2 मान लेते हैं, तो 5 2 कितना, 7 दूरी तय किया। देखिए आप अलग अलग कंडीशन में दूरी क्या हो गई, अलग हो गए। तो इससे आपको एक बात समझ में आ गया कि आपकी जो दूरी है वो आपके रास्ते की लंबाई पर क्या करती है, निर्भर करती है। आपके रास्ते की लंबाई जितनी लंबी होगी दूरी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगा। जबकि अगर बात करें आपके विस्थापन की, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन आप चाहे इस तरह से गए हो, चाहे आप ये रास्ते पर गए हो, चाहे इस रास्ते से और चाहे इस रास्ते से, कोई दिक्कत नहीं। विस्थापन ये कहता है कि आप पहले कहाँ थे और बाद में कहाँ हैं, बस उसी को सीधे मिला दीजिए। पहले कहाँ थे फिर बाद में कहाँ हैं, उसी को सीधे मिला दीजिए, वही आपका क्या हो गया, और विस्थापन हो गया। तो प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति दोनों के जो बीच की दूरी है क्या कहलाएगा, विस्थापन कहा जाएगा। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, विस्थापन। अब एक बात समझिएगा, तो यहाँ पर देखें तो एक ही जगह अगर आपको जाना है तो दूरी आपकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन विस्थापन आप देखिए, आप चाहे इस तरह से गए हो और चाहे इस तरह से गए हो, चाहे इस तरह से, आपका सभी कंडीशन में विस्थापन कितना है, 3 है, लेकिन सभी कंडीशन में क्या है, दूरी क्या है, अलग अलग है। तो इससे एक बात साफ हो गया कि जो दूरी होता है वह रास्ते की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, सॉरी, वो रास्ते की लंबाई पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन जो है रास्ते की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब एक बात और एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आप मान लीजिए इस रास्ते से गए, स्कूल गए, स्कूल से फिर आपने घर आ गया, तो अब हम आपसे पूछते हैं कि बताइए आपका दूरी कितना होगा। तो आप कहेंगे ठीक है, हम 3 चले और फिर वापस आ गए 3 किलोमीटर चल करके, तो हमारा विस्थापन कितना हो गया भाई, हमारा जो दूरी हो गया 6 हो गया, मतलब टोटल हम 6 किलोमीटर हमने तय कर लिया। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि आपका विस्थापन क्या होगा इस कंडीशन में, तो आप कहेंगे कि मेरा जो विस्थापन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 क्यों होगा भाई, आप पहले भी यहीं थे और फिर बाद में भी यहीं हैं, मतलब आप जहाँ पहले थे वहीं फिर आ गए, तो आपका जो विस्थापन होगा क्या होगा, शून्य हो जाएगा, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो आपका विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि आप दिन भर कहीं भी घूमिए और शाम को जब अपने घर आइएगा, तो अगर पहले और फिर शाम को दोनों चीज़ों में अगर आप देखें तो आप उसी स्थान पर हैं और आपका क्या हो गया, विस्थापन कितना हो गया भाई, 0 हो गया। आपका विस्थापन कितना हो गया, 0। तो अगर आप स्कूल जाते हैं फिर स्कूल से घर आते हैं तो आपका विस्थापन क्या रहता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, दूरी क्या है आपका, एक अदिश राशि है। तो सीधे क्वेश्चन पूछता है कि विस्थापन किस तरह की राशि है, तो याद रखिएगा सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन जो है, अब हम आपको कुछ अंतर बता देते हैं विस्थापन और दूरी में। विस्थापन और दूरी की अगर बात करेंगे तो विस्थापन जो होता है, विस्थापन जो होता है और जो दूरी होता है, सबसे पहली बात डिफिनेशन, ये आपका दूरी हो गया और ये आपका विस्थापन हो गया। पहला जो अंतर होता है वो इसका डिफिनेशन ही जाता है। देखिए, विस्थापन किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। जबकि विस्थापन की अगर बात करें तो किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कह देते हैं। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दूसरा अंतर, दूरी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है भाई, दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक क्या है भाई, विस्थापन एक सदिश राशि है। ये बात आपको याद रखना होगा, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। तीसरा अंतर क्या हो जाएगा, तीसरे अगर अंतर की आप बात करेंगे तो विस्थापन जो है सिर्फ दूरी जो है सिर्फ पॉजिटिव होता है, विस्थापन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है भाई, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 हो सकता है।
तो मेनली ये चीज़ें एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से विस्थापन हो सकता है, तो ऑप्शन देगा शून्य भी हो सकता है। किसी वस्तु का विस्थापन क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, तो शून्य भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, जल्द मिलेंगे अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।